हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की फॉर ट्वेल्थ ओसी। एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 जो हम देख रहे थे, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट अस कंटिन्यू विद टुडेस टॉपिक विच इज 2.4, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, हमने डिस्कस किया। एंड वी सॉ दैट development comprises of growth and the other factors as well. Growth is actually measuring the quantitative developments, and when you talk about the qualitative developments too, then हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ बाकी के सारे फैक्टर्स पे भी स्ट्रेस दिया जाता है। नाउ हाउ टू मेजर दैट डेवलपमेंट, वो इंडिकेटर्स क्या है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बेसिक चीज़ बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई थर्मोमीटर है, उससे हम मेजर कर सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो इन केस अगर किसी को फीवर है या कोई इशू है तो यू कैन चेक इट। सो वैसे ही ये डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स भी हैं कि डेवलपमेंट कब ज़्यादा हुई, कब हुई या कब नहीं हुई, कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अब रूलिंग पार्टी तो यही बोलेगी ना कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ऑपोजिशन तो यही बोलेगी कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो इंडिकेटर्स तो होने चाहिए ना, डेटा तो होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। So on that basis, we are going to check out the indicators of development. And मैं जस्ट यहाँ पे जो डेटा आने वाला है ना, उस स्क्रीन पे आपको पूरी तरीके से दिखे, इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ, बाकी और कोई ग्लिच नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। सो इंटेंशनली आज मैं अपनी शक्ल आपको ना दिखा के पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि आपके मटेरियल में क्या दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, उल्टा आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे कि जो कंटेंट है वो आपके सामने है। सो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चैप्टर में जब होगा तो आई विल बी बैक। अभी एटलीस्ट मेरी वॉइस से काम चला सकते हैं। देखें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। द फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कितने रेट पे और कैसे ग्रो हो रही है वो भी डिटरमाइन करेगा। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम जो है वो कैसे ग्रो हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, ये भी कुछ हम सीखने वाले हैं। HDI दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि इंडिकेटर्स हैं, मेजर्स हैं, अमाउंट है, हाँ भाई कुछ हो भी रहा है या सिर्फ बातें हो रही है, क्या हो रहा है। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। देखें फर्स्ट एस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. ओके, मतलब जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम मतलब आपकी मेरी सबकी इनकम जोड़ दें तो जो हमारे कंट्री ने कमाया है इस साल, दैट इज़ द रियल नेशनल इनकम। तो अगर ये चीज़ जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रही है काफ़ी समय से, तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इफ द रेट ऑफ राइज इन द नेशनल इनकम इज हाई, द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट पे ग्रो हो रहा है हर साल, जैसे अभी हमारा स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है वैसे, तो बात अलग है। अदरवाइज हम इसको मानेंगे कि जो डेवलपमेंट रेट है वो कम है। इफ द नेशनल इनकम doesn't rise, it depicts the state of stagnancy, and if the national income decreases, देर इज अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब देखो इसको अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर मैं आपको इस चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं तो थोड़ा बेटर रहेगा, आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है कंटिन्यूसली तो इट इज़ अ राइज, बहुत अच्छे रेट से बढ़ रही है, मतलब एक ग्राफ जैसा हम बना लेते हैं। तो ये जो है शो कर रहा है कि भाई हाँ नेशनल इनकम
ड्यूरेशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर हम देखें कि नेशनल इनकम बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है, इसको बोल रहे हैं स्टेगनेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो स्टेगनेंट ऐसे भी तो जा सकती है ना। तो फिर अगर डाउनवर्ड्स जा रही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है वो हो सकती है। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज जा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज इट डिपिक्ट्स स्टैग्नेंसी, इफ द नेशनल इनकम डिक्रीजेज इट इज अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट. According to this indicator, the real income and not the money income is taken into consideration, and hence national income is calculated not at current prices but at constant prices. ठीक है, तो आज का क्या प्राइस है उस पर नहीं डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंटली क्या प्राइस रहता है उसके ऊपर सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। क्योंकि प्राइजेस अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो फिर सिर्फ करंट प्राइस के बेसिस पे हम डेली डेटा नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एक कांस्टेंट या एक स्टैंडर्ड प्राइस कंसिडर किया जाएगा हर चीज़ का, जिसके बेसिस पे हर इंसान की इनकम डिटरमाइन की जाएगी, देन आगे बात होगी। ठीक है। टेबुलर एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है, कुछ डेटा है आपके सामने, कुछ कंट्रीज के नाम है, उनका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम दे रखा है इन परसेंटेज। यहाँ पे बोला है कि नॉर्वे की जो नेशनल इनकम है वो हर साल 2.2% से ग्रो हो रही है। देखा जाए तो 2.2% कोई बहुत हायर रेट तो माना नहीं जाएगा। अमेरिका इज 2.4, श्रीलंका इज 4.5, चाइना और इंडिया आप देख सकते हैं। कंपटीशन तो भैया यहाँ भी है। ठीक है, तो इंडिया चाइना कंपटीशन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान, ये क्या कंपटीशन करेंगे हमसे। 4.7, 7.3, 7.3 ऐसे सबके रेट्स दे रखे हैं। तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पे कौन से कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें आगे। चल, लिमिटेशंस भी कुछ देख लेते हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज द इंडिकेटर। क्या हम इसी को, अच्छा डेटा मिला कहाँ से, इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड बैंक का सोर्स है। वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, वहाँ से पता चला है ये कि कितना रेट है। अब लिमिटेशंस की बात करें, क्यों हम इस फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसमें बोला है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। अब वो बोल रहे हैं डबल काउंटिंग हो जाता है, प्रोडक्ट्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनते हैं वो भी कंसिडर हो जाते हैं, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, इलीगल इनकम का क्या, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहने ही वाला है। डबल काउंटिंग भी हो जाती है कि भाई एक ही इनकम जो जनरेट हुई है उसको दो बार काउंट कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको किस तरीके से शो किया उस पर डिपेंड करता है। जो प्रोडक्ट आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाए हैं वो भी काउंट हो रहे हैं। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज आने वाली है। अब इलीगल इनकम है, उसको भी काउंट कर लिया या उसको इग्नोर कर दिया। टैक्स की चोरी कर रहे हो, इनकम कम ज़्यादा दिखा रहे हो, तो करेक्ट डेटा नहीं मिल रहा है ना। तो जो नेशनल इनकम दिख रही है एक्चुअल में, अगर हम देखें ब्लैक मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होने को उससे ज़्यादा भी हो सकती है जो ट्रेसेबल ही नहीं, और होने को उससे कम भी हो सकती है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना। तो इतना ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को। क्लियर है, आगे बढ़ते। पॉपुलेशन, by just knowing the national income of a country, the rate of economic development cannot be understood. ठीक है, ये भी सही है। पॉपुलेशन का पॉइंट लेके आ गए कि भाई सिर्फ नेशनल इनकम से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सामने पॉपुलेशन कितनी है और कितनी बढ़ रही है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज लेसर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन द डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव। मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो फिर क्या होगा, ग्राफ बनाएंगे ना तो दोनों चीज़ें कंपेयर होंगी। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखो हाँ, अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो कलर्स थोड़े से चेंज करते हैं, तो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो ब्लू कलर मैं ले रहा हूँ, दैट इज़ द ग्राफ
ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसके साथ एक और ग्राफ बनाते हैं, ग्रीन कलर। पॉपुलेशन, अब जो ये आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप शो करता है नेगेटिव डेवलपमेंट। देखो, अगर 100 लोग मिलके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पर पर्सन 1000 रुपए की कमाई हो रही है। एक साल में पॉपुलेशन बढ़ के 150 हो गई और कमाई अब 1,25,000 हो रही। तो आप सोचो, कमाई बढ़ी 25%, आबादी बढ़ी 50%, तो फायदा कहाँ हुआ, नुकसान हो गया ना। समझ आ रहा है? बस वही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान से उसको समझना है। आगे भी देख लेते हैं। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम is lesser than the population, then the development is negative. If the rate of growth of national income is higher than the rate of growth of population, then the rate of economic development is positive. ठीक है, डन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अच्छा, बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज की जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम is measured through two different methods, the result instead of remaining the same differs. अलग अलग मेथड यूज करोगे तो डिफरेंस आएगा। As the different countries adopt different methods to calculate national income, international comparisons become difficult. तो ये भी होता है कि हर कोई अलग अलग तरीका यूज करता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब कंपैरिजन करना होता है ना, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो ये एक फैक्टर कंप्लीट हुआ। लेट अस मूव ऑन टू अनदर फैक्टर, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि पर पर्सन, पर हेड जो एवरेज इनकम जनरेट हो रही है वो। अब इसमें भी वही है, लॉन्गर टाइम तक अगर इनकम बढ़ती रहे तो अच्छी बात है, फिर हम डेवलपमेंट मान सकते हैं। पर कैपिटा इनकम इज द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। पूरे कंट्री की जितनी ग्रॉस कमाई है और पूरे कंट्री में जितने लोग हैं, पर पर्सन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर मेथड में हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ नेशनल इनकम पे नहीं, उसके साथ साथ पॉपुलेशन पे भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम पर हेड डिवाइड कर रहे हैं, तो पर पर्सन अपने आप पता चल ही जाएगा। तो जो पॉपुलेशन वाली लिमिटेशन पिछले पॉइंट में आ रही थी, वो यहाँ पे कवर हो जाती है, ऐसा आप समझ लो। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है इस मेथड पे शिफ्ट होने का। द एक्सपर्ट्स ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। वो लोग ने भी माना है कि ये बेटर है। Just as national income, if per capita income is high and if the rate of growth is high, it can be said that the development has taken place. तो अगर per capita income ज़्यादा है तो अच्छी बात है। If the country's per capita income rises at a faster rate, development is said to be fast. जितना जल्दी per capita income बढ़ेगी उतना रेट फास्ट होगा, अदरवाइज स्लो होगा। ठीक है, और कांस्टेंट है तो स्टेग्नेशन भी आ सकता है, फॉल हो रहा है तो नेगेटिव भी जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। इफ द डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रियल सेंस, इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेवलपमेंट। ये बात तो हम पहले से ही कर रहे थे कि अगर डेवलपमेंट का मतलब, अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ा पा रहे हो, फिर काय का डेवलपमेंट आया है समझ। तो बात वैसी हो रही है। Hence, the per capita income increase leading to physical betterment of the people and is considered to be a good indicator. Okay, rise in the per capita income improves physical welfare of an individual and hence it is the real indicator of the economic development. तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम में सारे फैक्टर्स को कवर किया जा रहा है। डेटा में आप देख सकते हो पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है और ग्रोथ कितना हो रहा है, दोनों चीज़ें हैं। अगेन ये 2015-16 का सर्वे है, लेटेस्ट नहीं है, अपडेट होने में टाइम लगेगा अपने बुक्स में, बट डिटेल्स आपके सामने हैं। पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट, दोनों चीज़ों को साथ में देखा जा रहा है। चलो, तो ये तो कवर हो गया। अब आ गई लिमिटेशंस। सो लेट अस स्टार्ट। लिमिटेशंस में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशन का पर कैपिटा इनकम की रिगार्डिंग।
only estimates. ठीक है, the national income of the economy is calculated almost every year and hence we get almost a correct data, but the population of the country is not calculated every year. हाँ, ये सही बात है. यहाँ पे बोल रहे हैं नेशनल इनकम का डेटा तो चलो हर साल आ जाता है, बट पॉपुलेशन का डेटा हर साल नहीं आता है, और वो 10 साल में एक बार जो सेंसस रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है. तो बिकॉज जो दो चीज़ें आप डिवाइड कर रहे हो तो उसमें डिनोमिनेटर एक्यूरेट नहीं है, एंड दैट क्रिएट्स एन इशू. डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. ओके, already we have seen the difficulty in calculating national income. In the same way, whether per capita income should be at the current price or constant price, and their related difficulties make it difficult to know the real situation. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेशन करना इतना ईजी नहीं है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस का जो वेरिएशन है कि भाई जिन चीज़ों के दाम आप जिस हिसाब से ले रहे हो और जो एक्चुअल उसमें दाम है आज के, उसमें फ़र्क रहेगा, तो एक्यूरेसी नहीं आने वाली है. पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज. हाँ, ये भी सही है, हर चीज़ का एवरेज निकलता है. ये सब चीज़ें ना मतलब कागज़ों में अच्छी लगती है, रियलिटी हमेशा कुछ और होती है. डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, देखो मैंने आपको बोला कि कैलकुलेशन करने के तरीके डिफरेंट है, डेटा में इतना वेरिएशन है, तो अगर पर कैपिटा इनकम हम निकाल भी लेते हैं तो जो फॉर्मूला में जो डिफरेंसेस हैं उनका क्या करेंगे. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट इशूज़ तो रहने ही वाले. Per capita income of the country is not actual income that a citizen gets. Per capita income as an indicator hides more than it reveals. क्योंकि देखो कोई अमीर है कोई गरीब है, हर किसी की इनकम इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो एक ऐसा डेटा है जो एक एवरेज निकाल के दे देता है कि भाई जो भी है यही है. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट इनफ. तो वो तो हम जानते ही हैं कि जो बायसनेस या जो इनकम में इनइक्वालिटी है उसकी तो बात ही नहीं होती, तो उसका क्या करें. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI. ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात हो रही थी उसके बारे में यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. ओके, वो तो हम बात कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को भी एक इंडिकेटर की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है. ये तीसरा पॉइंट आ रहा है, क्या बोल रहे हैं. The quality of life in the human beings depends on the different types of goods and services that a person consumes. The standards of consumption refer to. मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, आप कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन सी क्वालिटी के गुड्स आप कंज्यूम करते हो, तो वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो इसमें बता रहे हैं कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल, अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. ये सब चीज़ें हैं, मतलब आप खाना किस क्वालिटी का खाते हो, फ्यूल कौन सा यूज़ करते हो, गुड्स कौन से इस्तेमाल करते हो. नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो समय समय पे बदलने पड़ते हैं. ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात भी हो रही है. आप सर्विसेज कौन कौन सी अवेल करते हो पैसा खर्च करके, जैसे रेस्टोरेंट है, थिएटर्स हैं, हेयर कटिंग है, सलून है, ये सारी सर्विसेज जो आप इस्तेमाल करते हो उनके भी स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे. दिस कंजम्पशन स्टैंडर्ड और द लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस दिस PQLI. ठीक है, हेंस द कंजम्पशन ऑफ और द लिविंग स्टैंडर्ड गायब हो गया. ओके, is identified as the physical quality of life. If the living standard of the people goes up, it can be said that the physical quality of life has gone up. Okay, no problem. Aspects which are included in the physical quality of life. क्या क्या aspects हैं, तो देखो फूड, उसमें प्रपोर्शन, कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब का प्रपोर्शन भी देखा जाएगा. इसके बाद हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर की फैसिलिटी, हाउसिंग, क्लोथिंग, कितने घर हैं, कितने लोग एक घर में रहते हैं, ये सब भी देखा जाता है. एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पॉपुलेशन कितनी है जिनके पास अच्छा साफ पीने का पानी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है वो क्या है, कितनी होती है, कितनी नहीं, एवरेज. ड्रेनेज फैसिलिटी, पानी की सुविधा के साथ साथ ड्रेनेज की सुविधा भी ज़रूरी है, तो वो सब भी देखा जाएगा यहाँ पे. तो ये जो 10 एस्पेक्ट्स की बात की है इन्होंने, इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो फिज़िकल क्वालिटी की बात करता है, जो हम ऊपर देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है. अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आता है तो हम बोल सकते हैं एक्चुअली में कि डेवलपमेंट हुआ है. अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ठीक है,
और यहाँ पे ये बोला है कि एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेटिवली एक्सप्रेस्ड, द इंडिकेटर विच हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू इज गिवन 100 पॉइंट्स। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बोला है कि हर वो जो 10 के 10 पॉइंट्स है ना, वो अपने आप में एक एक इंडिकेटर है। तो हर एक इंडिकेटर को आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए जाते। तो जो इंडिकेटर जितना ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होगा उसको उतने अच्छे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और ये PQLI आगे भी उन्होंने समझाया है, कुछ नया नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो। इस पैराग्राफ में मेरे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट। अच्छा, फिर कुछ कैलकुलेशन बता रहे हैं PQLI की। 3 फैक्टर्स द डिटर्मिनेंट्स एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब एजुकेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उन्होंने बोला है एवरेज लाइफ कितनी है, लोग कितना ज़्यादा एज तक जीते हैं। तो जितनी अच्छी हेल्थ होगी, जितना अच्छा खाना पीना होगा, जितनी डॉक्टर की सर्विसेज अच्छी होगी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या बोला हुआ है कि जैसे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ इन्फेंट्स वुड डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट्स, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर। तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो अगर छोटी एज में, इतनी एज में बच्चों की डेथ हो रही है तो वो अच्छी बात थोड़ी ना, ठीक है। तो PQLI कैसे बनता है, लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। ये एक फॉर्मूला जैसा है, ऐसा आप समझ सकते हो। लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्लियर। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। आगे बढ़ते, रीजन्स फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स। क्यों 3? ये 3 को ही कंसिडर किया जा रहा है। उसके रीज़न है, डेटा डिपेंडेबल है और अवेलेबल है, और यहाँ पे रिजल्ट्स दिखते हैं, सिर्फ एफर्ट्स नहीं, रिजल्ट्स दिखते हैं। ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हेंस फुलफिल द जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड्स। ओके, अब ये क्या होता है वो वापस रिपीट किया। लिटरेसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मोर्टेलिटी रेट वो तो अपन ने ऊपर भी देख लिया। फॉर्मूलेशन कैसे गिनते हैं वो समझाएं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एवरी इंडिकेटर इज गिवन 100 वेटेज, जैसे हम बात कर रहे थे, पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इन दैट कंट्री। इट इज़ ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी अच्छी है उसको 0 to 100 में पॉइंट्स दिए जाएंगे। लिटरेसी कितना बेटर है उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे। A total of these 3 grades of the factors are sum up. This total is divided by 3 to divide an average. This data so derived is identified as PQLI। तो सही है ना। देखो, जो 3 फैक्टर्स की बात हो रही है, अगर अपने उसको कंसिडर करें तो उन्होंने बोला लिटरेसी, अच्छा सॉरी ये आ गया, उन्होंने बोला लिटरेसी, फिर दूसरा बोल रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इनको 0 to 100 में पॉइंट्स दिए जाएंगे। सपोज लिटरेसी की बात करें, इसको 80 पॉइंट्स मिले। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है उसमें डेथ का जो रेट है, या हम बोल सकते हैं कि मॉर्टल डेथ रेट बहुत हाई है, तो अच्छा नहीं है, तो ये लो होना चाहिए, चलो ये 20 है। या इसको हम उस सेंस में देखें कि जितना हाई रेट दे रहे हैं उतना बेटर है, क्योंकि हमें इंडेक्स पे जाना है ना। तो मैं इसको 70 रखता हूँ। 70 मीन्स 30% नेगेटिव है, 70% अच्छा है, मतलब ज़्यादा बच्चे सर्वाइव करते हैं। और अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला है, इसको हम दे देते हैं 75, ऐसा कुछ। अब वो बोल रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। 150, 220, 225, इसको 3 से डिवाइड करो, आपका एवरेज आएगा 75। सो दिस इज PQLI। वेरी सिंपल, डन। चलो आगे बढ़े। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में तो ठीक है, हमने बात कर ही ली है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आप पढ़ सकते हो, आपको रिलेट होता जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कुछ भी नया नहीं है, वेरी बेसिक। ओके, प्रेजेंट सिनारियो में कुछ सिचुएशन अलग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आफ्टर 2003 instead of 3 aspects 3 more aspects were included and the quality of life index is prepared in the world। मतलब और भी 3 एस्पेक्ट्स जुड़ गए। ओके, कोई बात नहीं। अब इसके बाद नया पॉइंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आई थिंक ये फिर नया पार्ट है, तो आई डोंट थिंक अभी इसको यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत है।
आज ही सब डिस्कस कर लेंगे ना तो भारी पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बाकी है, 2 पेज है, 25, 24, हाँ 2 पेजेस आर देयर। सो क्या बोलते हो, कर ले डिस्कस? लेट मी चेक, ज़्यादा भारी पड़ने वाला हो तो ना करें। नहीं वही है फिर, डेटा ही है, कर लेते, चलो फटाफट कर लेते, ख़त्म करते चैप्टर, आप भी फ्री। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या बोल रहे हैं, इंट्रो दे देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1990 में। इन दैट रिपोर्ट द HDI was presented as a measurement for development. Along with the economic aspects, it also emphasized more on non-economic aspects too. Indian economists too contributed in evolving the HDI on the basis of the evaluation made regarding the development efforts in different countries. Improvements were introduced in the year 2010 in the minimum and the maximum values which were used to measure the HDI since 1990. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी डेटा 1990 से चला आ रहा था, जिस बेसिस पे इवैल्यूएशन हो रहा था, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए फ्रॉम 2010। अच्छा, आप कुछ देख लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब कैसे डिटरमाइन होता है, क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए। तो उसमें बोल रहे हैं कि एवरेज लिया जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, नॉलेज का, जो सोशल अचीवमेंट्स शो करता है। इनकम डेटा डिपिक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इन टर्न शोज द इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी एजुकेशनल नॉलेज और आपकी इनकम, ये सब को मिला के HDI बनता है। और इसके कुछ फैक्टर्स दिए कि कैसे गिना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, तो जाने दो। इसका क्राइटेरिया है यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नॉलेज में बोल रहे हैं टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज, adult literacy in percentage is calculated. People in the age group of 15 years and above are included. Two aspects are included: number of years of schooling, expected number of years of schooling, मतलब average, expected मतलब average। schooling का spelling भी wrong है, schooling में नहीं, ओके बराबर है, सॉरी मेरी गलती है। देख के थोड़ा अजीब लगा, मैंने मिस्टेक है, सही है। The gap between the expected and the actual number of years of schooling is taken to derive these values। मतलब इतने साल एक बंदा स्कूल गया है और एवरेज कितने साल उसको स्कूल जाना चाहिए, उसके बेसिस पे डिफरेंस निकाला जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कब होगा, तो वही फैक्टर सारे लिखे हैं, रिपीटेशन किया हुआ है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब खरीदने की क्षमता, किसी प्रोडक्ट के पीछे पैसा खर्चा करने की कैपेसिटी, और कुछ नहीं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में रिपीटेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि HDI 0 to 1 के बीच में होता है। 1 की तरफ होगा तो अच्छी बात है, 0 की तरफ होगा तो बुरी बात है। अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, नॉर्वे रैंक नंबर 1 विद 0.944, इंडिया का रैंक था 0.069, 0.609, और 130th रैंक पे आ रहे थे हम 188 में से, तो नॉट इम्प्रेसिव इनफ, लेकिन ऐसा ही है। अब आ गया डेटा, कुछ कंट्रीज़ का कंपैरिजन। तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो कंपैरिजन करके हम होशियारी मारते हैं। वो 147 पे हैं, हम 130 पे हैं, कितना फ़र्क है, होना चाहिए था फ़र्क काफ़ी, जिस हिसाब से हम ग्रोथ पे हैं। बट क्योंकि ऑल ओवर पॉपुलेशन एंड ऑल ओवर फैक्टर्स देखते हैं तो बात कहीं ना कहीं बराबर हो जाती है। पॉपुलेशन इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया, ठीक है। डेटा डेटा डेटा, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे साथ में। कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क, अदरवाइज इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो हम अभी वीकली बेसिस पे एक एक चैप्टर टारगेट कर रहे हैं, तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हमारा अगला चैप्टर अगले वीक का टारगेट, एंड उस हिसाब से अपने टारगेट के ऊपर चलते रहेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेरी है तो आप पूछें, कोई इशू नहीं है, आराम से इसको पढ़ें और होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।